नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, राधा कमल मुखर्जी। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक परिस्थितिकी। अंग्रेजी में इसको सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने विश्वविख्यात पुस्तक सोशल इकोलॉजी सन 1945 में लिखी थी। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। मूल रूप से आप अर्थशास्त्री थे। आपने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी पुस्तकें एवं अनेक लेख लिखे हैं। आपकी पुस्तक रीजनल सोशियोलॉजी भी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अनेक पुस्तकों एवं लेखों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मतभेदों को कम करने एवं इनमें परस्पर निकटता लाने का प्रयास किया है। सामाजिक परिस्थितिकी अर्थात सोशल इकोलॉजी कृति में भी आपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ साथ जीव विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थितिकी विज्ञान के अनेक उदाहरण देकर इनमें परस्पर संबंधों तथा निर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। इसके पश्चात अब हम पुस्तक का उद्देश्य इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राधा कमल मुखर्जी का इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना और ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विकास करना है जिसके द्वारा सामाजिक परिस्थिति को नवीन प्रक्रियात्मक और परिमाणात्मक समाजशास्त्र का आधार बनाया जा सके। मुखर्जी ने इस कृति में प्रमुख परिस्थितिकी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो समाजशास्त्र के ढांचे को पुनः निश्चित करने में सहायक हो सकेगा। मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन की भौतिक इकाई क्षेत्र होती है और क्षेत्र एक प्रकार से व्यक्तियों का पारिस्थितिकी समूहन है, एक आर्थिक ढांचा और सांस्कृतिक व्यवस्था है। और आपने यहाँ पर एक बात और लिखी है कि एक अर्थ में इस पुस्तक को तुलनात्मक सामाजिक परिस्थितिकी को लिखने का एक प्रयास माना जाए जिस पर तुलनात्मक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की आधारशिला स्थित है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक परिस्थिति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिस्थितिकी का क्षेत्र मानव को सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का व्यवस्थापन, प्रदेश, व्यवसाय और समाज की अंत्यक्रिया की प्रक्रियाओं, पर्यावरण के प्रकार और जीव के समाजशास्त्रीय समकक्ष जिनसे सभी सामाजिक घटनाएं उत्पन्न होती है का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे प्रमुख अवधारणाएं, इट मीन्स मेजर कंसेप्ट्स। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी कृति में सामाजिक परिस्थितिकी तथा इससे संबंधित निम्न प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषाएं दी है। इसका पहला बिंदु है सामाजिक परिस्थितिकी अर्थात सोशल इकोलॉजी। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थितिकी स्थान, व्यवसाय और समय, व्यक्तियों और समूहों की प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्थापन और उत्तराधिकार की प्रक्रियाओं के संबंधों का अध्ययन करती है। दूसरी ओर समाज व्यक्ति का सीमित पर्यावरण में संख्या वृद्धि के लिए पारिस्थितिकी अनुकूलन है और इसीलिए सभी मानवीय अंतःक्रियाओं की व्याख्या पारिस्थितिकी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति का समाज से संबंध स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिस्थितिकी समाज को मानव की जनसंख्या वृद्धि के प्रति अनुक्रिया मानती है जो श्रम के विभाजन,
और सामाजिक संगठन की पहल एवं सुधार करती है। लोगों की संपदा, व्यवसायों, जीवन के प्रतिमानों और परंपराओं का संचालन करती है। प्रत्येक क्षेत्र में समाजशास्त्र के अन्वेषण की इकाई समुदाय होती है, न कि मानव संबंध होते हैं और न कि व्यक्ति। मानव संबंध परिस्थितियों और संस्कृति से व्यवस्थापन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दूसरा बिंदु है मानव पारिस्थितिकी, इट मीन्स ह्यूमन इकोलॉजी। मुखर्जी ने मानव परिस्थिति के संबंध में लिखा है कि सामाजिक परिस्थिति की पर्यावरण से मानव के व्यवस्थापन के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मानव परिस्थिति के दो उपशाखाएं हैं, एक तो है समपारिस्थितिकी और दूसरा है स्व पारिस्थितिकी। पहला बिंदु है समपारिस्थितिकी या सामुदायिक परिस्थितिकी। मुखर्जी ने मानव परिस्थितिकी के समुदाय पक्ष को समुदाय परिस्थितिकी या समपारिस्थितिकी कहा है। इसमें पर्यावरण संबंधी कारकों का प्रभाव समुदाय पर तथा समुदाय के पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर मुखर्जी का यह भी कहना है कि मानव परिस्थिति के सामुदायिक पक्ष को भी सामुदायिक परिस्थितिकी कह सकते हैं और इसके अंतर्गत मानव जीवशास्त्र, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान एवं तकनीकी के साथ पारिस्थितिकी की अंतःक्रिया के कारण प्राप्त अंतर्वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आते हैं। इसी का दूसरा बिंदु है स्व परिस्थितिकी या व्यक्तिक परिस्थितिकी। स्व परिस्थितिकी पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का अध्ययन करती है। यहाँ पर मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि स्व परिस्थितिकी व्यक्ति का अध्ययन पर्यावरण, भौतिक और जैविक के संबंध में करती है। स्व परिस्थितिकी और सम परिस्थितिकी देखे जाए तो दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर एवं अंतर संबंधित है। यहाँ पर मुखर्जी ये कहते हैं कि जैसे जैसे समाज की प्रगति होती है वैसे वैसे मानव मस्तिष्क का कार्य और महत्व बढ़ता जाता है और पारिस्थितिकी अवस्थाओं का महत्व व कार्य घटता जाता है। किंतु मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कारकों का प्रभाव तो मानवीय संबंधों तथा उसकी सृजन करने की क्षमता पर ही पड़ता है, जो कि सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। और इस रूप में पारिस्थितिकी व्यक्ति और समुदाय दोनों को प्रभावित करती है। व्यक्ति परिस्थितिकी और समुदाय परिस्थितिकी दोनों परस्पर अंतर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है और समुदाय की पर्यावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति व समुदाय दोनों को ही हम लोग कुछ सीमा तक उदाहरण से भी अनुकूलन कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी के कारक व्यक्ति और समुदाय दोनों को ही प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से अनुकूलन व्यक्ति और समुदाय दोनों करते हैं। इसका तीसरा बिंदु है व्यावहारिक पारिस्थितिकी। अंग्रेजी में इसको एप्लाइड इकोलॉजी कहा जाता है। यह सामाजिक पारिस्थितिकी का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिकी संतुलन के साथ कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करता है। यह उपयोगी एवं व्यावहारिक पक्ष का विशेष ध्यान रखता है, अर्थात समाज के विकास के स्वरूपों के संदर्भ में अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है और सामान्यीकरण भी करता है। इसका फोर्थ जो बिंदु है वह है अध्ययन की इकाई। मानव प्रदेश। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश बताई है। आपने इसके महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है।
मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधे, पशु एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अंतर संबंधों को ठीक तरह से समझ सकते हैं। संभवतः मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रादेशिक संकुल से पृथक करके पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य, इट मीन्स फंक्शंस ऑफ सोशल इकोलॉजी। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के 3 महत्वपूर्ण कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया है, जो कि निम्न प्रकार से हम लोग उनका विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। इसका पहला बिंदु है अनुकूलन। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य मानव और मानवीय संस्थाओं का एक विशिष्ट प्रदेश के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का चयन करना होता है, और इस अनुकूलन में प्राकृतिक और जैविक दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन भी किया जाता है। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की रचना जैसे पठार, पहाड़, दलदल क्षेत्र, समतल भूमि आदि आते हैं। उनके साथ अनुकूलन के साथ साथ जैविक कारकों जैसे पेड़ पौधे एवं पशु जगत के साथ अनुकूलन करना भी सम्मिलित करते हैं। इसका दूसरा बिंदु है संगठनात्मक संबंध। मानव की क्रियाओं को संगठित करने वाली कुछ शक्तियां होती है, उनका पता लगाना सामाजिक पारिस्थितिकी का द्वितीय कार्य है। और ये संगठनात्मक शक्तियां स्थानिक, भोजन संबंधी एवं पर्यावरण संबंधी कारक होती है, और इन कारकों एवं शक्तियों को खोज निकालना ज्ञान विज्ञान का कार्य होता है, संगठनात्मक संबंध कहलाता है। तीसरा बिंदु है संतुलन को मापना। सामाजिक परिस्थितिकी का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य एक प्रदेश विशेष में मानव एवं अन्य सजीव और प्राकृतिक कारकों में परस्पर दबावों का अध्ययन करके संतुलन की स्थिति को ज्ञात करना है। मानव के स्थायित्व, अस्तित्व और प्रभुत्व की स्थिति ज्ञात करना कि उसके ऊपर अन्य कारकों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है अर्थात प्रतिकूल। मानव समाज की स्थिति कैसी है, ये कुछ बातें सामाजिक परिस्थिति द्वारा ही ज्ञात की जाती है। इसको हम लोग संतुलन को मापना भी कह सकते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन। राधा कमल मुखर्जी पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं के महत्व को भी मानते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ आज भी व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ता है, भले ही उसने विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर मुखर्जी का मानना यह भी है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि मानव प्रकृति का अनुसरण नहीं करेगा तो इसमें प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक विपत्तियों के आने की संभावना रहेगी, और इस कारण परिस्थितिगत तालमेल अत्यावश्यक है। मुखर्जी का यहाँ भी यह भी कहना है कि किसी ऋतु विशेष एवं प्रदेश विशेष में कुछ विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण दिखाई देता है, जिसके साथ व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ता है। उन्होंने सामंजस्य की चर्चा करते हुए यहाँ पर यह भी लिखा है कि जीवन के जाल के जटिल, बहुविध तथा विस्तृत धागे जीवित विश्व के अंशों को एक साथ बांधते हैं, इसीलिए उनमें सामंजस्य का बना रहना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रदेश पेड़ पौधों की निर्मम कटाई करके देखिए, अर्थात खरीफ के स्थान पर रबी की फसल की बुआई करके देखिए, अथवा मच्छरों की वृद्धि को रोकिए, तो इन सब के विपरीत प्रतिक्रिया दिखाई देगी। भारत में मच्छरों के प्रकोप के कारण असम और बंगाल में मलेरिया का प्रकोप अत्यधिक होता है। इन परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए वहाँ की जलवायु में चाय की खेती खूब होती है, जिसके सेवन से मलेरिया के फैलने पर रोक लगती है। इस प्रकार
मुखर्जी के मत में परिस्थितिगत विशेषताएं अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है और असंतुलन को रोकती भी है। यहाँ पर मुखर्जी ने धर्म, जादू, प्रथा, परंपरा और विश्वास आदि सभी पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। आदिम समाज में एक प्रथा टोटम प्रचलित है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधों व पशु पक्षियों को मारना निषिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों अथवा पशु पक्षियों को मारने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण टोटम के माध्यम से इस प्रकार का निषेध लगाया जाता है। आदिम समाजों में तूफान रोकने व वर्षा लाने के लिए जादू का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे भी उद्देश्य पर्यावरण पर मनुष्य का नियंत्रण स्थापित करना है। वैसे ही टोडा जनजाति में भैंसों से संबंधित कई प्रथाएं व कर्मकांड प्रचलित है। जैसे ये लोग भैंसों को पवित्र मानते हैं और भैंस पालन से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन सब के पीछे भी सभी का उद्देश्य पशु जगत से संबंध बनाए रखना ही होता है। कृषि कार्य के पूर्व खेतों की पूजा करना, विवाह में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना आदि का उद्देश्य भी पर्यावरण की विभिन्न शक्तियों के साथ मानवीय संबंधों के संतुलन को ही प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रथाएं भी पर्यावरण के संतुलन को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हिंदुओं में विवाह के अवसर पर घूरा पूजने की प्रथा है। उसका उद्देश्य भी प्राकृतिक शक्तियों को मान्यता प्रदान करना होता है। इसके पश्चात मुखर्जी ने पारिस्थितिकी की अवस्थाओं एवं शक्तियों के साथ मानव के अनुकूलन की निम्न 3 स्तरों पर चर्चा की है। इसका पहला स्तर है कि प्राचीन समय में ज्ञान विज्ञान का विकास कम था, अतः उस समय लोग पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर थे, क्योंकि प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था। दूसरा स्तर है कि इसके पश्चात व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन किया। और तीसरा स्तर है कि इसके बाद की स्थिति आधुनिक काल की है, जिसमें पर्यावरण को मानव का सहयोगी माना जाता है। वह अर्थात व्यक्ति पर्यावरण में छिपी असीमित संभावनाओं की खोज करके उनका उपयोग जन कल्याण के लिए कर सकता है। व्यक्ति आज चंद्रमा पर जा पहुंचा है। इससे स्पष्ट है कि आज व्यक्ति परिस्थिति के साथ अपने प्रमुख संबंधों को बनाए रखते हुए आज व्यक्ति प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि उसका सहयोगी है। तो आज हम सबने सामाजिक परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।